हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप। वेलकम टू CSC सर्कल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी PCS 2020 टेस्ट सीरीज, और ये थे IAS की टेस्ट सीरीज है। इसके साथ साथ हम लोग दृष्टि की भी टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये टेस्ट नंबर 3 है, इसका पार्ट 3 है। टेस्ट नंबर 3 का 3 पार्ट है। इसके पहले के वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो मैंने वीडियो के नीचे लिंक प्रोवाइड करा दिया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलते हैं 51 क्वेश्चन नंबर पे। तो इसमें कहा गया वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद की स्थापना मतलब कब हुई थी, तो इसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन ए 2010 में, 2011 में, 2012 में, ऑप्शन डी है 2009 में। तो इसका ऑप्शन ए सही है। 2010 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका उद्देश्य होता है वित्तीय क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित स्थल दिए गए हैं और उद्योग दिए गए हैं कि किससे कौन संबंधित है, ये बताना है। तो स्टेटमेंट 1 में दिया गया है नेपानगर, और सेकंड में दिया गया है नेपानगर अखबारी कागज़। देवास दिया गया है करेंसी नोट छपाई, और ये बल्लारपुर दिया गया है ऑटोमोबाइल। तो इसमें कौन सही नहीं, ये बताना है। तो ऑप्शन ए 1 और 3, ऑप्शन बी 2 3, और ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी तीनों मतलब उपरोक्त सभी सुमेलित हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही है, क्योंकि जो नेपानगर है अखबारी कागज़ से संबंधित है, और देवास जो है करेंसी नोट छपाई से संबंधित है, लेकिन बल्लारपुर जो है ऑटोमोबाइल से संबंधित नहीं है, ये पेपर मिल से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पेपर की छपाई होती है। चलते हैं पेपर बनते हैं यहाँ पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक डेक्कन प्रस्ताव से संबंधित है। तो ऑप्शन ए बौद्धिक संपदा अधिकार, तकनीकी ज्ञान का आयात, सेज की स्थापना, या फिर भारतीय रुपये का अवमूल्यन। तो ऑप्शन ए सही है, ये बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित है डेक्कन प्रस्ताव। और ये क्या करता है, इसका उद्देश्य होता है पेटेंट जो होते हैं उन्हें कानूनों को, जो पेटेंट के कानून होते हैं उनका वैश्वीकरण किया जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी शेयर बाजार की विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हैं। तो ऑप्शन है इनसाइड ट्रेडिंग, बी है स्टैक, सी है लैम डक, और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। और इनसाइड ट्रेडिंग जो होती है, जो किसी कंपनी की शेयर से संबंधित किसी सूचना को रिवील कर दिया जाता है, इसे इनसाइडिंग ट्रेडिंग कहते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष में भारतीय मुद्रा को 2 बार अवमूल्यन किया गया था। तो ऑप्शन ए 1966 से 67, 1991 से 92, 1990 से 91, 1989 से 90। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 1991 से 1992 में 2 बार अवमूल्यन किया गया था रुपए का। इसका अवमूल्यन का अर्थ होता है कि मतलब मुद्रा की वैल्यू को घटा दिया जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, उसमें बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो हीनार्थ प्रबंधन से मुद्रा स्फीति होती है, तो क्या यह सही है। इसे मुद्रा की आपूर्ति वस्तुओं एवं सेवाओं की तुलना में कम हो जाती है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या नहीं करता है। और ये हीनार्थ प्रबंधन जो होता है, ये सरकार के जो घाटे आते हैं बजट में, उसको पूरा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन वर्तमान में ये प्रक्रिया बंद कर दी गई है। इसके स्थान पर अब अर्थो अग्रिम उपाय का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इससे पहले तो मतलब ये जो सेकेंड ऑप्शन में कहा गया है कि सेवाओं की तुलना में मुद्रा कम हो जाती है। तो मुद्रा पहले तो कम होती है, लेकिन उसके बाद जब सरकार फिर से इन्वेस्ट करती है उसको मार्केट में, तो ज़्यादा इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से मुद्रा का उपयोग किस आर्थिक प्रणाली की विशेषता है, तो ये बताना है। ऑप्शन ए समाजवाद, ऑप्शन बी मिश्रित, ऑप्शन सी पूंजीवाद, और डी है सभी। तो इसका ऑप्शन बी सही है। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है स्थिरता के साथ विकास का उद्देश्य रखती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि परिसमापन पसंदगी संबंधित है, किससे संबंधित है। ऑप्शन ए ब्याज का तरलता पसंदगी सिद्धांत,
बी अस्थि पुनर्निर्माण कंपनियां, सी स्टार्टअप, डी है स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने के मानक। तो इसका ऑप्शन सी है, स्टार्टअप से संबंधित है। स्टार्टअप में क्या होता है कि जब कोई स्टार्टअप बंद होने वाला होता है तो उसका मतलब कोलैप्स हो जाता है, वो घाटे में चला जाता है, तो उसका पुनर्गठन करने के लिए ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो इसमें होता है कि जो स्टार्टअप के कर्मचारी या उसके जो संस्थापक होते हैं उनकी अपेक्षा जो बाहरी निवेशक होते हैं उनको प्रेफरेंस दिया जाता है। इसी को परिसमापन पसंदगी कहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि पार्टिसिपेटरी नोट पी नोट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रयुक्त किए जाते हैं। तो ऑप्शन ए विदेशी निवेशकों द्वारा, ऑप्शन बी देशी व्यक्तिगत निवेशकों द्वारा, ऑप्शन सी देशी संस्थागत निवेशकों द्वारा, डी है देशी वित्तीय संस्थाओं द्वारा। तो इसका ऑप्शन ए सही है, विदेशी निवेशकों द्वारा प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, जब फॉरेन से इन्वेस्ट आता है तो दो टाइप से आता है, एक डायरेक्ट रूट से आता है, एक इनडायरेक्ट रूट से आता है। तो डायरेक्ट में होता है एफडीआई, ठीक है, और जो इनडायरेक्ट होता है तो ये होता है एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्ट। इसी के अंतर्गत होता है एफआईआई होता है। इसी के अंतर्गत पार्टिसिपेटरी नोट के द्वारा मुद्रा इन्वेस्ट की जाती है किसी देश में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में पीत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, इसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन ए है 1995 में, ऑप्शन बी है 1988 में, ऑप्शन सी है 1986 में, ऑप्शन डी है 1975 में। तो इसका बताना है कि पीत क्रांति कब आई थी भारत में। तो पीत क्रांति का संबंध जो होता है तिलहन से होता है। ठीक है, और इसकी जो बात करें कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो ये 1986 में हुई थी। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि वाइट गुड से संबंध में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है, ये बताना है। तो एक स्टेटमेंट पहला है कि यह अभिजात वर्ग द्वारा दैनिक प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं से संबंधित है। ऑप्शन सेकेंड स्टेटमेंट है ये प्रदर्शन प्रभाव से प्रेरित होते हैं। तो ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है दोनों में से नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही है, दोनों सही है। ये अभिजात वर्ग के द्वारा दैनिक प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं से संबंधित होता है, ये प्रदर्शन प्रभाव से प्रेरित होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सा देश में राजकोषीय नीति के उद्देश्य नहीं है, ये बताना है। तो गाइज इन चीज़ों का बिल्कुल बहुत अच्छे से ध्यान रखा करो कि नहीं पूछा गया, ये बहुत जल्दी क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। ठीक, तो इन पे बहुत ज़्यादा फोकस कर लिया करो, और इसको जहाँ जैसे या तो गोला बना लिया करो या फिर उस पर लाइन कर लिया करो, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम क्वेश्चन पढ़ने लगते हैं तो ये भूल जाते हैं कि क्या मतलब इसमें क्या पूछा, सही पूछा गया है या मतलब गलत पूछा गया है। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए। तो ऑप्शन ए है आय समानता में कमी लाना, ऑप्शन बी है परिसंपत्ति का सृजन करना, ऑप्शन सी है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, ऑप्शन डी है पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त करना। तो इसका ऑप्शन सी सही है, परिसंपत्ति सृजन करना जो है इसका उद्देश्य नहीं होता है राजकोषीय नीति का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश प्रारंभ हुआ, तो कब प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन ए है 1990 से 91, बी है 1991 से 92, सी है 1992 से 93, 1993 से 1994, डी ऑप्शन है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 1991 से 1992 से। ये हुआ था जब एलपीजी रिफॉर्म आया था, उसके बाद से एलपीजी रिफॉर्म के बाद से ये प्रारंभ हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो ये समितियां दी गई हैं और उनके कार्य बताए गए हैं कि कौन सा सही नहीं। तो ऑप्शन ए है खुसरो समिति, ग्रामीण एवं शाख, कृषि एवं ग्रामीण शाख, दांतेवाला समिति, पूंजी प्रतिभूति घोटाला, सी मल्होत्रा समिति, बीमा सुधार, डी महाजन समिति, चीनी उद्योग। तो इसका ऑप्शन बी सही नहीं है, दांतेवाला समिति ये प्रतिभूति घोटाले से संबंधित नहीं है बल्कि गरीबी अनुमान से संबंधित है। और खुसरो समिति कृषि एवं ग्रामीण शाख से संबंधित, ये सही है। मल्होत्रा समिति बीमा सुधार से, और महाजन समिति चीनी सुधार से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक की शुद्ध साख में वृद्धि किस प्रकार के बजट घाटे के
को प्रदर्शित करती है, तो ये बताना है। तो पहला है बजटीय घाटा, बी है राजस्व घाटा, सी है राजकोषीय घाटा, डी है मौद्रिक घाटा। तो इसका ऑप्शन डी सही है। मौद्रीकृत जो घाटा होता है यही भारतीय रिजर्व की शुद्ध साख में वृद्धि केंद्र सरकार को प्रदर्शित करती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि ग्रीन बॉक्स है, तो ऑप्शन ए है एक हॉट मनी, ऑप्शन बी ऐसे फंड जिनके माध्यम से सरकारी सिक्योरिटी में निवेश किया जाता है, ऑप्शन सी है कृषि क्षेत्र में दी गई एक प्रकार की अर्थ सहायकी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही है, कृषि क्षेत्र में दी गई आर्थिक सहायता अर्थात सब्सिडी। ठीक है, तो ये WTO का इनिशिएटिव है ग्रीन बॉक्स। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किस एक में विकास केंद्र उपागम की शुरुआत की गई है? तो ऑप्शन ए है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन ए है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी है तृतीय पंचवर्षीय योजना, और ऑप्शन सी है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी है सप्तम पंचवर्षीय योजना। तो इसका ऑप्शन सी सही है, जो विकास केंद्र उपागम की शुरुआत चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में की गई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? तो ए ऑप्शन है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, बी ऑप्शन है अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, ऑप्शन सी है करारोपण, ऑप्शन डी है भूमि सुधार। तो इसका ऑप्शन बी सही है, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण असमानता घटाने का उपाय नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें उदार विनिमय द्वारा प्रबंधन प्रणाली कब लॉन्च की गई ये बताना है कि लिबरलाइजेशन एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम कब लागू किया गया? तो ऑप्शन ए है 1980, ऑप्शन बी है 1989, ऑप्शन सी है 1991, ऑप्शन डी है 1992। तो इसका ऑप्शन डी सही है, 1992 में ये प्रणाली लागू की गई थी, लिबरलाइजेशन एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट। ये भी LPG रिफॉर्म के बाद ही आया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि कार्यों के परिणामों को आधार बनाकर निर्मित होने वाले बजट कहलाते हैं। तो कार्यों का जो आधार बनाया जाता है, तो क्या ये पारंपरिक बजट होते हैं, ऑप्शन बी निष्पादन बजट होते हैं, ऑप्शन सी आउटकम बजट होते हैं, अब ऑप्शन डी शून्य आधारित बजट होते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही है कि निष्पादन बजट होते हैं, जो कार्यों के परिणाम के आधार पर बजट को आवंटन किया जाता है। लेकिन जो शून्य आधारित बजट होते हैं, इसमें आवंटन को रोक दिया जाता है कि रोका इसलिए जाता है कि वो सामाजिक लाभ के लिए, सामाजिक कल्याण के लाभ के लिए लाभदायक नहीं, जब किसी को उसका लाभ नहीं मिल रहा होता है तो शून्य आधारित बजट का प्रयोग किया जाता है। आउटकम बजट की बात करें तो इसमें एक प्रॉपर प्लान होता है, प्लान के आधार पर पैसा आवंटन किया जाता है और फिर देखा जाता है कि कितना परफॉर्मेंस हुआ है। ठीक है, और ये तो निष्पादन बजट हो गया कि परिणामों के आधार पर भी होता है। ठीक है, पारंपरिक बजट जो पुराने ट्रेडिशनल चले आ रहे थे कि उसमें बजट दे दिया जाता था, लेकिन उसका कोई मूल्यांकन नहीं होता था कि उसका कैसे यूज हुआ है पैसे का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक मंदी के संदर्भ में सही नहीं है ये बताना है। जब ऑप्शन ए है जब GDP लगातार 2 तिमाहियों तक गिरे तो इसे मंदी कहा जाता है। यह अर्थव्यवस्था के बढ़त क्षेत्र को प्रभावित करता है। इसमें मांग कम होती है एवं वास्तविक उत्पादन बढ़ नहीं रहा होता है। ऑप्शन डी सभी कथन। तो इसके ऑप्शन डी सभी सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाला कर किस नाम से जाना जाता है? तो क्या आयकर कहते हैं इसको, या फिर व्यापार कर, सीमा कर, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन सी सही है, सीमा कर के बारे में बताया गया है, कस्टम ड्यूटी से बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देने के नीति का समर्थन किया गया था। तो ऑप्शन ए है डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा, मनमोहन सिंह द्वारा, डॉक्टर करण सिंह द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही है, डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा। ये पूरा का कॉन्सेप्ट था, ये विजन 2020 के अंतर्गत आया था। इसका अर्थ था कि जो शहरी सुविधाएं हैं ये गांव में ही प्रोवाइड कराई जाएँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
इसमें कहा गया था निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो ऑप्शन ए वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, तो ये IMF जारी करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट UNDP, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट UNEP, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट विश्व बैंक। तो इसका ऑप्शन सी सही नहीं है। ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट जो होती है ये UNDP नहीं WEF जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, ठीक है। और इसमें 2019 में भारत की रैंक 68 थी, ठीक है, और फर्स्ट स्थान पर सिंगापुर था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी बैंक की पूंजी की पर्याप्तता के अंतर्राष्ट्रीय मानक से संबंधित है। तो ऑप्शन ए कुकमिन, ऑप्शन डी बार्कलेज, ऑप्शन सी है बेसल, इनमें से कोई नहीं। तो ये बेसल मानक होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मानक होते हैं, बैंक की पूंजी और वित्तीय स्थिरता को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसी आधार पर किसी देश की आर्थिक स्थिति का मापन किया जाता है बैंकों और उनकी वित्तीय स्थिरता का, ठीक है। तो यहाँ हमारे 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं, ठीक है। 26 नंबर आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि कूट दिए गए हैं, उनको बताना है कि कौन सही है इसमें। तो पहला है राष्ट्रीय नवीनीकरण फंड की स्थापना 1991 के औद्योगिक नीति के अंतर्गत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों की पुनः संरचना और आधुनिकीकरण करना था। तो इसमें बताना है कौन सा, ठीक है। ये ऑप्शन आंसर आप लोग दीजिएगा। और गाइज आंसर दिया करो, तभी हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग मतलब आंसर क्वेश्चन दे हम। चलो कोई नहीं, आप लोग नहीं देते लेकिन हम तो अपना काम करेंगे। और गाइज अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और उसका बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरा वीडियो जब मैं अपना वीडियो लोड करूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में अगले नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।